हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वीएससीपीआर थ्योरी देखी हमने, और वीएससीपीआर थ्योरी में अपन ने देखा कि किस तरह से अपन आकृति निर्धारण कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आकृति निर्धारण हमारे लिए ये मान लीजिए कि फिक्स है कि क्वेश्चन काम आएगा ही आएगा। प्लस बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं इनडायरेक्टली इस चीज का यूज होगा, लेकिन इस टेबल से जो निष्कर्ष निकले हैं कुछ काम के, वो मैं थोड़ा सा बात बता दूं आपको। बहुत सारी आकृतियां ऐसी आई है हमारे सामने, संकरण ऐसे आए हैं कि भाई जब लोन पेयर आ गया तो हमने लोन पेयर को जगह दी। समझ रहे हो ना? तो कई जगह तो मैंने कहा कि बेटा जी लोन पेयर को कहीं भी रख दो, काम चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेज भी हैं जहां पे मुझे ये ध्यान में रखना पड़ा कि यार लोन पेयर को जगह दूं तो कौन सी जगह दूं, अक्षीय दूं यानी एक्सियल पोजीशन दूं, या इक्विटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति पर रखूं। तो ये सोचना पड़ा मुझे, और इस सोचने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट संकरण था sp3d, जहां मुझे ध्यान रखना था। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि लोन पेयर की स्थिति क्या रखी है हमने इस दौरान, इस टेबल के अंदर लोन पेयर की स्थिति। तो आपने कहा कि सर sp3d में हमने लोन पेयर को कहां रखा, निरक्षीय स्थिति पर रखा, निरक्षीय स्थिति पर रखा। याद है बेटा जी? sp3d2 हालांकि ऑप्शनल है, मैं कह रहा हूं ऑप्शनल है, बार बार कह रहा हूं कहीं भी रखो, लेकिन मैंने एक एडवाइस जरूर दी है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऊपर वाला हार्ड एंड फास्ट है, मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑप्शनल था कि बेटा जी अगर आप जो भी तल सिलेक्ट करते हो उस तल के ऊपर नीचे रखना ज्यादा सही रहेगा, ताकि हमें इमेजिनेशन हो जाए। इमेजिनेशन का मतलब देख के मैं पहचान सकूं कि यह आकृति कैसी आएगी, अष्टफल की आएगी यानी वर्गाकार द्वि पिरामिडी आएगी, या वर्गाकार पिरामिडी आएगी, या वर्गाकार आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये ऑप्शनल था। फिर sp3d3 में यहां आपको ध्यान ही रखना है क्या, कि तल के ऊपर और नीचे ही लोन पे रखने थे। तो ये चीज हम पढ़ चुके, ये इस टेबल के दौरान बात आ चुकी है, ये वापस लिखने लायक बात है, ये एक तरह से निष्कर्ष है। अब तुम कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? भाई लोन पेयर को यही, जैसे मैं sp3d की बात करूंगा, क्वेश्चन इसी पे आता है आमतौर पर, तो मैं इसी की बात कर लेता हूं कि sp3d संकरण में आपने निरक्षीय स्थितियों पर ही क्यों रखा, लोन पेयर्स को क्या जगह दे, इस दौरान क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि लोन पेयर को नोट डाल के लिख दें, लोन पेयर को ऐसी स्थिति पर रखते हैं, ऐसी स्थिति पर रखते हैं जिससे विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों, अब बताओ इलेक्ट्रॉन युग्म कितने टाइप के थे? दो ही टाइप के, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच जो प्रतिकर्षण है ना वो न्यूनतम हो। समझ रहे हो कि जो प्रतिकर्षण बल है वो क्या हो, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है, स्टेबल सिस्टम प्राप्त करना। क्लियर है? ओके, तो इस तरह की बात है। अब जब मैं ऐसी चीज देखूंगा कि यार प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, तो एक्चुअल में मैं अब क्या करने जा रहा हूं पहले ही बता दूं। मैं किसी भी संरचना में क्या करूंगा, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच के प्रतिकर्षण बलों की संख्या काउंट करूंगा। तुम कहोगे संख्या का मतलब, जैसे लोन पेयर प्रतिकर्षण कितने हैं ये काउंट करूंगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कितने हैं ये काउंट करूंगा, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कितने हैं ये काउंट करूंगा। समझ रहे हो ना? और फिर चेक करूंगा कि प्रतिकर्षण बल कम से कम कहां हो। तो तुम कहोगे ठीक है सर चेक कर लेंगे, लेकिन एक चीज का यहां पे ध्यान रखना, केवल केवल उन केवल उन इलेक्ट्रॉन युग्मों
के बीच का प्रतिकर्षण केवल उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच का प्रतिकर्षण कंसीडर करेंगे, यानी मानेंगे। कौन सो का कंसीडर करेंगे जी? जो लगभग 90 डिग्री के आसपास हो, यानी इससे बड़ा एंगल हो गया ना, बहुत ज्यादा बड़ा, 90 के आसपास भी चलेगा, 92 चल जाएगा, 94 चल जाएगा, समझ रहे हो, 89 चल जाएगा। कम वाले तो सारे ही मानूंगा, 90 से कम वाले तो मानूंगा ही, क्योंकि वो तो प्रभावी हैं। लेकिन 90 से बड़े एंगल होंगे ना, तब मैं उन प्रतिकर्षण बलों को काउंट नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच का प्रतिकर्षण बल कंसीडर किया जाता है, ये लो मैं कह दूं, जो लगभग 90 डिग्री या इससे कम कोण पर हो, केवल उनको कंसीडर करूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं। ओके, इसके बाद में बेटा जी लोन पेयर की क्या स्थिति दूंगा। यहां रखते टाइम पे हम क्यों रखते हैं कि फिक्स यहीं पे रखो, यहीं पे रखो, ऐसा क्यों करते हैं? प्रतिकर्षण बलों को कम से कम करने के लिए। फिर कौन से प्रतिकर्षण बल काउंट होंगे जी? जो 90 डिग्री के आसपास या फिर इससे भी कम कोण पर प्रतिकर्षण जो मौजूद रहते हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे, केवल उनको कंसीडर करेंगे भैया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगली स्थिति पर आ जाइए। अब एक चीज और देखते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं बात समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन के थ्रू बात समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन है SF4। आपको पता होना चाहिए कि SF4 में संकरण कौन सा है? sp3d। 6 और 4 10, 10/2 5 sp3d है ना। ओके, SF4 में एक लोन पेयर है, चेक कर लो चाहे से, एक लोन पेयर को निरक्षीय स्थिति पर ही रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहा? SF4 जिसमें sp3d संकरण में एक लोन पेयर है को निरक्षीय स्थिति पर ही रखा जाता है, जिससे कौन से प्रतिकर्षण कम करने का प्रयास किया गया है। अब आप बात को समझिए साहब कि आखिर कौन से प्रतिकर्षण बलों को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। अब एक तो मैंने बनाया क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, इसको लिख दिया। 2 क्वेश्चन साथ में लिखो, फिर दोनों का सॉल्यूशन अपन साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जी अब मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फिर इनका एक साथ सॉल्यूशन करेंगे 1 और 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए BrF3, ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, आ गया था BrF3। इसमें भी आप देखिए 7 और 3 10 sp3d संकरण एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। इसमें 2 लोन पेयर होते हैं बेटा जी, फिर वही बात, तो 2 लोन पेयर को निरक्षीय स्थिति पर ही रखा जाता है। आखिर कौन से प्रतिकर्षण बलों को कम करने का प्रयास हुआ है, ये तुम्हें बताना है। क्लियर? तो अपन बताने जा रहे हैं, ये दोनों प्रश्नों का अपन जवाब देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लो, फिर इनके सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि जो पहला एग्जाम्पल आपने लिखा वो था SF4, देखिएगा SF4। अब इस SF4 में आपने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है, और इसमें भी 4 तो है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 है लोन पेयर, ये पता चल गया अपने को। अब बात ये आती है कि इस एक लोन पेयर को रखे कहां, यही तो क्वेश्चन है। तो चलिए एक काम करते हैं अपन, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। कि भाई
यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है बेटा जी, दो पॉसिबिलिटीज है। तुम्हारे पास में जगह ही दो ही तरीके से रख सकते हो, मतलब लोन पेयर को, या तो एक्सियल पे रखोगे ऊपर नीचे, या इक्वेटोरियल पर रखोगे, मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसको रख के देखता हूं कहां पे। एक बार मैं इस लोन पेयर को रख के देखता हूं बेटा जी एक्सियल पोजीशन पे, रख दिया साहब। मान लीजिए अपने को पता ही नहीं है कि कहां रखना है, तो एक बार एक्सियल पे रख के देख लिया, और एक बार मैंने इसको कहां रख के देख लिया जी, इक्वेटोरियल पर रख के देख लो। ये लो, दोनों में से कौन बेटर होगा ये अभी पता चल जाएगा। बेटर कौन होगा, जहां पे रिपल्सन कम हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तीन टाइप के फोर्स काउंट करूंगा बेटा जी। यहां पे तीन टाइप के फोर्स कौन से, पहला लोन पेयर रिपल्सन कितने हैं, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं, और तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं। इनकी नंबर्स देखूंगा कि इस स्ट्रक्चर में तो कितनी आ रही है और इस स्ट्रक्चर में कितनी आ रही है। जहां रिपल्सन कम दिखेगा मुझे, मैं उस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर लूंगा, फाइनल कर दूंगा, और दूसरे वाली को रिजेक्ट कर दूंगा। समझ रहे हो ना, अभी जवाब निकलेगा बेटा जी। अब बात ये आती है कि मैं लोन पेयर रिपल्सन, अरे बेटा जी लोन पेयर के लिए तो दो लोन पेयर चाहिए, इसमें है ही नहीं दो लोन पेयर। तो तुम कहोगे सर लोन पेयर रिपल्सन इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इस दौरान ध्यान रखना कि 90 से बड़ा एंगल है तो उसको काउंट नहीं करूंगा। तो आप बहुत गौर से देखिए पहले इसको, ये बेटा जी ये जो ब्लू कलर का मान लीजिए ये मैंने मार्क कर रखा, ये लोन पेयर है। अब एक एक बॉन्ड के साथ में इसका एंगल देखो, ये 90 एक, ये 90 दो, दो तो इसके साथ आ गए, ये ऊपर वाला है, समझ रहे हो ना। अब और ये 3, ये ऊपर है या नीचे है जैसे भी है, लेकिन इसके साथ में 1 2 3 ये 3 90 डिग्री पर है। कितने हैं, तो इस लोन पेयर के साथ में ये तीनों के तीनों ही 90 डिग्री पर है, लेकिन नीचे वाला है वो 180 है, इसलिए इसको छोड़ो। एक बार फिर से आराम से देख लेना, ये जो ऊपर वाला लोन पेयर है ये इस तरह से दिखा रहा हूं, है ना। अब इसके साथ में 1 2 और 3 ये जो तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, जैसे ये ऐसे बना रहे हैं 1 2 3, तीनों के तीनों 90 पर हैं। तो बेटा जी 3 तो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं। अरे बॉन्ड पेयर का मतलब है ये तीनों बॉन्ड तो नहीं है आपस में, तो क्यों 120 डिग्री है इसलिए मैं नहीं मानूंगा। लेकिन बॉन्ड पेयर नीचे वाला जो है ना, इसके साथ में देखो ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, ये तीनों काउंटेबल हैं, करूंगा काउंट। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने निकले जी, 3 निकले। एक बार फिर से सुन लेना, बॉन्ड पेयर का मतलब है दो बॉन्ड। अब दो बॉन्ड है तो जो तीनों के तीनों 120 वाले तो काउंट ही नहीं करूंगा आपस में, तो लेकिन नीचे वाला इन तीनों के साथ में 90 बनाएगा, इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन 3 हो गए। एक फंडा भी है मेरा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये जो रिपल्सन होंगे ना, इनका टोटल काउंटिंग 6 आता है, देख लो 0 3 3। अच्छा बेटा इसमें आ जाओ, लोन पेयर की बात करूं तो इसमें है ही नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करूं, चेक करने का तरीका देख लेना, ये रहा लोन पेयर। अब बेटा जी इस लोन पेयर के साथ में ये बॉन्ड 90, नीचे वाला बॉन्ड 90, लेकिन ये 120, ये 120, छोड़ो 120 वाले तो दोनों छोड़ दो, लेकिन इसके साथ में ये दोनों 90 हैं, तो दो तो आ रहे हैं ना, दो आ रहे हैं। अब बात आती है बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर के लिए देखो ये तो आपस में 120 है, छोड़ दो, लेकिन बेटा जी ऊपर वाले के साथ में ये दोनों 90 और नीचे वाले के साथ में भी ये दोनों 90, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। देखो तीनों का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब बात आती है कि मैं इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट करूं, किसको फाइनल करूं, सही मानूं।
तो बेटा जी आप ध्यान रखना, इस दौरान आपको कम करने की कोशिश करनी है ना रिपल्सन, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले लोन पेयर को कम करो, क्योंकि वो खतरनाक है। पता चला कि सर ये लोन पेयर तो दोनों में सेम है, इसका मतलब है ये तो कम नहीं हो सकता, है ना। अब बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अच्छा दूसरे नंबर पर तुम्हें किसको कम करने की कोशिश करनी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये दूसरे नंबर का खतरनाक है ना। और बॉन्ड पेयर कम हो तो हो, नहीं तो नहीं भी हो, लेकिन आपकी इससे कम करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले लोन पेयर हटाओ, जिसमें ज्यादा है उसको रिजेक्ट करो, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम करो, जिसमें ज्यादा है उसको रिजेक्ट करो। अब बताओ इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसको रिजेक्ट कर दूं और इसको एक्सेप्ट कर लूं। अच्छा किसी ने कहा कि सर आपने इसको स्वीकार कर लिया, इसको मान लिया, इसको सही मान लिया स्ट्रक्चर को, और इसको गलत मान लिया, तो इस दौरान आपने कौन सा फोर्स कम करने की कोशिश की? तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां पे कौन सा फोर्स मिनिमाइज हुआ है? मैं तो कहूंगा बेटा जी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कम करने की कोशिश की गई है, मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। तो ऑप्शन में देख लेना कहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कम करने की कोशिश की है। अच्छा ऑप्शन में ये भी आएगा कि लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कम करने की कोशिश हुई है ना, गलत है, लोन पेयर हुआ ही नहीं। कई कहेंगे तीनों को कम करने की कोशिश हुई है, तीनों भी नहीं हुई भाई, एक ही कम करने की कोशिश यहां तो वही हुई है। हालांकि हमारी कोशिश होती है सबको कम करूं, लेकिन यहां पे कौन कम हुआ है? केवल लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, तो ओनली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने की कोशिश हुई है, कम करने की कोशिश हुई है। ओके, तो ये तो पहला हो गया। इसके बाद में मैंने एक एग्जांपल लिया BRF3 का। बेटा जी एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में देखिए साहब, सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d है, और sp3d में भी 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो 2 लोन पेयर हैं। क्वेश्चन यही है कि 2 लोन पेयर को आपने केवल इक्वेटोरियल पर ही क्यों रखा, एक्सियल पर क्यों नहीं रखा? तो बेटा जी इसमें मैं कहूंगा 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आपके सामने बनाऊंगा मैं तीनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तीनों पॉसिबिलिटीज 1 बाय 1 करके अपन देखेंगे, आप जरा देखिएगा ध्यान से। 3 पॉसिबिलिटीज भैया। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको इक्वेटोरियल पर रखूं, दोनों के दोनों लोन पेयर्स। कौन सी पोजीशंस पर रख रहा हूं? ये एक यहां रख दिया और दूसरा भी इक्वेटोरियल पर ही रख दिया। ये साहब पहली पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। इसके बाद में बेटा जी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं क्या करूं, दोनों के दोनों एक्सियल पे रख दूं। ये लो। और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है बेटा जी कि आप एक काम करो, एक को तो रख दो इक्वेटोरियल, एक को रख दो एक्सियल, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये केवल मैंने पॉसिबिलिटी बताई है। अब बात ये आती है बेटा कि तीनों टाइप के फोर्सेस की काउंटिंग करना चालू करूं, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि लोन पेयर ये जितने भी रिपल्सन है ये तभी काउंटेबल है जब वो कितने डिग्री पर हो, 90 या इससे कम वाले पर हो। तीनों टाइप के रिपल्सन्स काउंट करूंगा और फिर कोई कंक्लूजन निकालूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, यहां पे क्या कोशिश हुई है, अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया लोन पेयर रिपल्सन इसमें है, 2 लोन पेयर तो हैं लेकिन दोनों 120 पे है। बोलो काउंट करोगे क्या? नहीं करूंगा। इसमें दोनों 180 पे है, नहीं काउंट करूंगा। लेकिन बेटा इसमें ध्यान से देखो, दोनों लोन पेयर्स के बीच में 90 डिग्री है, यानी एक फोर्स है। अगले पे आओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बहुत ध्यान से काउंट करना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बेटा जी ये देखो, इस लोन पेयर के साथ में ये बॉन्ड 90, ये बॉन्ड 90, ये 120 है, इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहा। 2 तो हो गए ना।
इस लोन पेयर के साथ में ये 90 ये 90, तो इसमें कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हुए? 4 हुए। इसमें आओ, इस लोन पेयर के साथ में ये तीनों 90, इस नीचे वाले लोन पेयर के साथ भी तीनों 90, अरे 6 है ये। फिर बात करूं लोन पेयर, ऊपर वाले लोन पेयर के साथ में ये 90 ये 90, फिर ये नहीं, ये 180 बना रहा है इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहा, तो 2 तो हो गए ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इस लोन पेयर के साथ में ये दोनों काउंट नहीं होंगे क्योंकि 120 पे हैं, लेकिन इस लोन पेयर के साथ में ये काउंट हो जाएगा क्योंकि 90 पे है। तो 1 2 और 3 हुए, समझ रहे हो? अब बात आती है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी बॉन्ड बॉन्ड के बीच में, तो एक ये 2 है इसमें। अच्छा मेरा फंडा याद है ना, तीनों का सम 6 आ रहा है। अच्छा बेटा यहां तीनों ही बॉन्ड हैं वो 120 पे हैं, इसलिए इसको काउंट नहीं करूंगा, 0 है। इसमें बॉन्ड पेयर का मतलब है इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में तो 120 है, छोड़ो, लेकिन इस बॉन्ड के साथ में ये भी 90 ये भी 90, तो 2 है। अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहली प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी है लोन पेयर को कम करो। तो देखो सबसे ज्यादा किसके पास में है, अरे उसके पास में है, तो उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले रिजेक्ट करो। कोई पूछे कि भाई उसको क्यों रिजेक्ट किया, तुम कहना कि मुझे लोन पेयर रिपल्सन कम करना था। अब आओ आगे, अब वो तो रिजेक्ट हो गई, छोड़ दिया। अब इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सी है, तो तुम्हारा दूसरी प्रायोरिटी क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम करना। तो बेटा जी लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसलिए मैं तो इसको रिजेक्ट करूंगा। फाइनली ये स्वीकार हुआ कि नहीं, ये एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, और ये दोनों के दोनों रिजेक्ट हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या बताओगे, तो तुम कहना कि यहां पे क्या करने की कोशिश की गई है, तो मैं कहूंगा एक तो लोन पेयर रिपल्सन कम करने की कोशिश की गई है, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमाइज्ड करने की कोशिश की गई है, कम से कम करने की कोशिश की गई है। अब तुम पूछोगे कि सर बॉन्ड पेयर भी कम करने की कोशिश हुई है क्या, नहीं, क्योंकि बॉन्ड पेयर कम करने की कोशिश होती तो ये तो 2 है, ये 0 है, फिर ये 0 वाले को देखता, नहीं हुआ है ना कम, 2 कम करने की कोशिश हुई। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा जी। ओके, यहां पे मैं आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और बनता है बेटा। वो क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार कहता है कि इनकी संरचना बनाइए, ठीक है, और sp3d संकरण कह दिया, मान लीजिए, ठीक है, कह दिया। अब लेकिन sp3d संकरण में ये तो मुझे पता है कि 5 बॉन्ड अगर बनेंगे तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनेगा, लेकिन त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में मुझे 5 परमाणु रखने हैं। लेकिन बेटा जी मान लो कि कुछ परमाणु कम विद्युतऋणी हो जाए और कुछ ज्यादा विद्युतऋणी हो जाए, तो इसके बारे में वैसे तो नियम है, लेकिन बिना नियम के भी मैं काम चला दूं तो ज्यादा बढ़िया है। तो कुछ जगह हमारी हेल्प हो जाए, इसके लिए मैं एक फंडा टाइप में स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई, और मैं पहले ही कह रहा हूं ये स्पेशल क्वेश्चन करने के लिए है, आपका काम इजी करने के लिए। क्या कि भैया कम विद्युतऋणी और ज्यादा विद्युतऋणी में से किसको कहां रखें, अब ये बात आ गई। इतनी देर लोन पेयर समस्या था, अब कम विद्युतऋणी ज्यादा विद्युतऋणी समस्या हो गई। तो इसको दूर करने का तरीका देखो कि एक फंडा है, क्या कि लोन पेयर को तुमने जहां रखा, लोन पेयर जहां रखा, आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां रख देना। यानी जो पोजीशन लोन पेयर को देते थे कभी, जब जरूरत पड़े तो कम विद्युतऋणी वाले को वहां रख देना। ये ट्रिक बना लो। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा समझाओ, तो लो बेटा जी sp3d में आओ। पहले sp3d में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहां रखूं और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहां रखूं, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो कहां रखना, जहां तुम लोन पेयर को रखते थे, तो कहां रखोगे, बोलो, निरक्षीय। लोन पेयर को निरक्षीय ही तो रखा था, और अक्षीय पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो अक्षीय
पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रोनिक। अच्छा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ लोन पेयर भी यहीं पे होता है। चाहो तो मैं रिकॉल करवा दूं कि लोन पेयर भी यहीं पे रखते हैं। अच्छा, sp3d2 वह sp3d3 मैं कंबाइंड ले लेता हूं, हालांकि क्लियर कर रहा हूं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बार बार कह रहा हूं केवल एडवाइस थी, है ना। लेकिन sp3d3 वगैरह में बात करें, हालांकि क्वेश्चन केवल इसी पर आ रहा है, लेकिन बेटा जी यहां पे दो पोजीशन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहां रखूं और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहां रखूं। तो साहब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो कहां रखो रे, जहां लोन पेयर को रखते थे, यानी तल के ऊपर नीचे, तल के ऊपर नीचे ही रखते थे ना। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को कहां रख देना, तल में रख देना, और क्या, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक फंडा टाइप में बात है। अब आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, निम्न की संरचना बनाइए, ठीक है, ताकि अपने को कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए आइए, आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, इनको अपन बनाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए। लेकिन देखिए सीधा नहीं, जैसे पॉइंट चल रहा है उससे पार नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको तो स्टार्ट कहां से लेना है मैं बता रहा हूं। स्टार्ट यहां से लीजिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन 5 और 2 7 और 3 10 अपॉन 2 sp3d, इतने से भी पार नहीं पड़ेगी। ये केस कौन सा है, तो तुम कहोगे सर 5 के 5 बॉन्ड है तो 0 लोन पेयर, मींस इसकी रेगुलर शेप होगी। अभी और सुनिए, अब आपको पता होना चाहिए कि भैया 5 बॉन्ड बनते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, बीच में फॉस्फोरस है, और ये 5 बॉन्ड बनने का अरेंजमेंट मैं कर रहा हूं ऐसे, हो गया। अब आप ध्यान से, यहां पे फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की कम है। अब बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे रखेंगे, जहां तुम कभी किसको रखते थे, बोलो लोन पेयर को, यानी क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन दे दो बेटा 3, ठीक है। और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको एक्सियल पोजीशन दे दी। अब आप गौर कर लो फर्स्ट स्ट्रक्चर को, ये PF2Cl3 कंप्लीट हो गया। एक चीज और बताना चाहता हूं, हालांकि आगे का पॉइंट है, लेकिन बेटा जी इसमें आगे जाके इसका डाइपोल मोमेंट देखोगे, डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू आर, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, म्यू रिजल्टेंट, ठीक है। अब आप देखोगे ना, तो आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते हो, वेक्टर पढ़ते हो तो आप देखोगे कि एक डायरेक्शन ये और एक ये, दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो तो ये दोनों एक दूसरे को जीरो कर देंगे। 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 पे हो तो भी रिजल्टेंट 0 आ जाता है, इसलिए इसका म्यू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पहली स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई भैया। अब आओ आगे, पहली को मिटा दूं, इसके बाद मैं दूसरी स्ट्रक्चर पर आता हूं, नंबर 2 PF3Cl2। स्टार्ट वैसे ही लो, वही sp3d, पांचों के पांचों बॉन्ड बन रहे हैं, 0 लोन पेयर, ओके। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि हमारी दिक्कत नहीं है, 2 क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है। पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की बारी। अब देखो पोजीशन देते टाइम पे अपने को एक दिमाग में प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि पहले कौन, उसके बाद में किसको देखें, उसके बाद में तो सबसे पहले लोन पेयर को पोजीशन दो, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को, और जो बच जाए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को। समझ रहे हो ना। तो जरा देखो ताकतवर सबसे लास्ट में, ठीक है ना। तो जरा देखिए 2 क्लोरीन, बेटा जी 2 क्लोरीन को कहां पोजीशन दूंगा, एक बार मैंने इक्वेटोरियल दे दी, 2 फिर 3 फ्लोरीन है, इन 3 फ्लोरीन को लोकेशन देने की कोशिश करूं तो तुम कहोगे कि सर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सियल पोजीशन जाएगी, दे दिया साहब। अब एक बच गया फ्लोरीन, उसको कहां रखूं, तो तुम कहोगे सर मजबूरी का नाम कुछ तो होता होगा, जो जगह बच गई उसी पे रहना पड़ेगा फ्लोरीन को, तो यहां पे रख दो। और अब मुझे बताओ कि क्या इसमें भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, हालांकि आगे की बात है लेकिन यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा अपना। क्या ये दोनों तो एक दूसरे को 0 कर देंगे, लेकिन ये तीनों वेक्टर सेम ही नहीं है तो 0 कैसे आएगा, इसलिए कहते हैं कि इसका जो म्यू रिजल्टेंट है वो नॉन जीरो होता है, 0 नहीं होता। चलो बेटा जी दूसरी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई, ओके। अब आओ साहब
सेम ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ज्यादा फर्क नहीं है। आपको लग रहा है कि ये तो यार अलग ही आ गए, अरे कई बार ऐसा होगा जब एटम्स की बजाय ग्रुप आ जाएंगे, एटम्स की बजाय क्या आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे। जैसे वही फास्फोरस से 2 और 3 5 sp3d, 5 के 5 बॉन्ड बनेंगे, 0 लोन पेयर का केस है, ठीक है। लेकिन तुम कहोगे कि सर अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखेंगे? बेटा जी कोई बात नहीं, आप बताओ जुड़ने वाला एटम कौन है, कार्बन, कार्बन ये सेम है, तो सेकंड वाले को देख लो, तो ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इसको तुम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लो और इसको अपने आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अपना काम हो गया। अब पोजीशन दोगे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को कहां, इक्वेटोरियल पर। लो रुको 1 मिनट, इक्वेटोरियल ये रही CH3 और CH3, ठीक है ना, और CF3 3, तो CF3 ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां आना चाहिए, और मजबूरी के नाम पर एक बच गया उसको ये पोजीशन दे दूंगा, बात वो की वही आ गई बेटा जी, इसका म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब तुम कहोगे कि ठीक है सर ये भी हो गया, इसके बाद में अगर ये हो तो ये तो कोई समस्या नहीं हुई यार, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कम वाला, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, अब तो उल्टा ज्यादा इजी है। कैसे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को पहले रखो तो तीनों ही पोजीशन किसको दे दो, CH3 को दे दो, ये लो दे दी, और CF3 एक्सियल 2 हो गए। अब इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा साहब, 0 आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ओके ये बात भी हो गई। अच्छा बेटा जी इसको भी मिटा दूं, अब आगे आओ नेक्स्ट, अपना तरीका यही रहना चाहिए, अब ध्यान रखना। जैसे XeO3F2, सबसे पहले XeO3F2 5 + 0 + 2 सॉरी 8 + 0 + 2 तो इक्वल टू क्या आ गया 10, 10/2 5 sp3d, है ना। इसमें 5 के 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो 0 लोन पेयर का केस है, तो सबसे पहले ही तय कर लो, पहले ही तय कर लो कि जो शेप बनेगी वो तो तय है कि ऐसी बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल थोड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो ये मिलते जुलते से वर्ड है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मिलते जुलते से नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, क्योंकि कंपटीशन में तो लैंग्वेज का ही तो सारा खेल होता है, ठीक है। ओके वापस आते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बात आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में थोड़ा सा बेटा जी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसको कहां रखना है, यहां पे ध्यान से देखते रहो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। बना तो दी लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आप पहचानो, जब न्यूट्रल ऑक्सीजन अकेला जुड़ता है तो सिंगल बॉन्डेड होता है या डबल बॉन्डेड, तो तुम कहोगे हाँ सर आपने बताया था डबल बॉन्डेड होता है, तो यहां पे बेटा जी डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड और बनेगा और यहां भी एक बॉन्ड और बनेगा, ऐसा होगा। हाँ इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अब तुम्हें चेक करना आ गया होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगली स्ट्रक्चर पर आओ, नेक्स्ट में आ जाओ, XeO2F2, बेटा जी XeO2F2 की मैं बात करूं तो XeO2F2 में आप देखोगे कि sp3d हाइब्रिडेशन तो है लेकिन 4 ही बॉन्ड है, तो 4 और 1 का केस है ये, और बेटा जी 4 और 1 के केस में सबसे पहले तो ये तय करो कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताते थे ना, बीच में जिन्होंने ऐसा सीसो सेप्ट बताते थे या फिर पाई सेप्ट बताते थे, लेकिन पहले आप ना ये तय करो कि इस लोन पेयर को, मैंने कहा था ना रखेंगे तो पहले लोन पेयर को 2 जगह, लोन पेयर को दे दी बेटा जी ये लो, क्योंकि इसकी तो इक्वेटोरियल पोजीशन फिक्स ही है। अब बच कौन गए, बच गए भैया जी ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इक्वेटोरियल पर, कम वाला इक्वेटोरियल पर, और ज्यादा वाला एक्सियल पर, ये लो। क्या इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं कर रहे, क्लियर है ना। और आगे आ जाओ, ये भी खत्म, ओके मिटा रहा हूं भाई, चलो नेक्स्ट वन ये हो गया XeO2F2। अब है XeOF4, बात करें हम XeOF4 की तो बेटा जी इसमें हाइब्रिडेशन देखो 8 और 4 12 sp3d2,
और sp3d2 में 4 और 1 5 बॉन्ड है ना, जबकि बनने कितने चाहिए थे 6, इसका मतलब है एक लोन पेयर है ना। अब इसको अगर बनाना हो तो आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल, ये बीच में सेंट्रल एटम रख दो, और एक लोन पेयर है ना, ये था स्क्वायर पिरामिडल, और एक लोन पेयर आप पहले यहां रख दो, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही कह रहा हूं कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, केवल सिमेट्री बनाए रखने के लिए मैंने बना दिया। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को वहां रखो जहां लोन पेयर को रखते, और ये लो। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि इसमें आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये सिलेक्ट करना अपने हाथ में होता है। इसका म्यू रिजल्टेंट 0 होगा क्या? तो नहीं होगा साहब, ठीक है। लास्ट में बेटा जी OSF4 की अगर अपन बात करें तो OSF4 में आप गौर से देखिए क्या हो रहा है, सल्फर 6 + 4 10, ऑक्सीजन को गिनेंगे नहीं तो sp3d हाइब्रिडेशन। अब बात आती है कि पांचों के पांचों बॉन्ड तो 0 लोन पेयर। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए बेटा जी, बहुत ध्यान से देखना, ये सल्फर है, हो गया। अब ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पहले उसको पोजीशन दे दो इक्वेटोरियल, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और बाकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहां दे दिया। अब बची हुई पोजीशंस को 2 फ्लोरीन बच गए और 2 ही पोजीशन दे दी तो ऐसा बना दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ओके, VSEPR थ्योरी के सेकंड पॉइंट को देखिए, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी बड़ी बातें अपन ने पढ़ी है किसकी, फर्स्ट पॉइंट की, और एक्चुअल में VSEPR थ्योरी का यही मेन पार्ट है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आप लिख दो सेकंड पॉइंट, यदि केंद्रीय परमाणु का संकरण समान हो तो प्राय लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण थीटा कम होता है, ठीक है। लोन पेयर की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो थीटा है वो क्या होता चला जाता है जी, कम होता चला जाता है। अपन एग्जांपल्स देखते हैं, CH4 NH3 H2O, ध्यान से देखिए बेटा जी, इसमें भी sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है, और इसमें भी ऑक्सीजन का sp3 संकरण है। लेकिन जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पे आप देखोगे चारों के चारों बॉन्ड ही है, लोन पेयर है ही नहीं। लेकिन इस नाइट्रोजन पर आपको थोड़ा पता चलना चाहिए। तुम कहोगे सर ये पता चलेगा कैसे, पहले ही बताया हुआ है यार, नाइट्रोजन का मतलब है 5th एका है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग में लगा दिए, 3 बॉन्डिंग में लगा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक लोन पेयर। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का संकरण sp3 है, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 लोन पेयर हो गए ना ऑक्सीजन पर, ऐसे। या फिर ऐसे पता कर लो कि ऑक्सीजन के पास में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, 2 लगा दिए, 4 बच गए, ठीक है। तो लोन पेयर पता करना वैसे भी सिखाया हुआ है, संकरण के दौरान भी बताया हुआ है कि 5 और 3 8, 8 में से 2 8/2 4, sp3 संकरण, 3 ही बॉन्ड बने तो एक लोन पेयर। अब बताओ लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहां सारे के सारे बॉन्ड है, इसलिए ये 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल बॉन्ड एंगल है जो होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर पे धक्का लगेगा, इधर से ये धक्का लगेगा यानी रिपल्सन लगेगा, इससे क्या होगा, ये थोड़े थोड़े बॉन्ड हैं ये और ज्यादा झुक गए, और ज्यादा झुक गए तो बेटा जी ये थीटा कम हो जाएगा, लगभग 106.5 डिग्री के आसपास, तो कम हो गया ना लोन पेयर। अब यहां पे 2 लोन पेयर है तो पहले तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन लगेगा, तो ये दोनों दूर खिसकेंगे, ये दोनों दूर खिसकने के बाद में क्या होने वाला है, इनका जो रिपल्सन है वो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड पर बढ़ने वाला है, इससे क्या होगा, थीटा और भी कम हो जाएगा और 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक लोन पेयर आया, यहां 2 लोन पेयर आए तो थीटा और कम हुआ है, समझ रहे हो ना। एक और एग्जांपल ले लो बेटा जी, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे NH4+ है ना, NH4+, फिर NH3, फिर NH2-, नाम बोले तो ये अमोनियम आयन है, ये अमोनिया है और ये एमाइड आयन है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि संकरण के हिसाब से सीधा ही देख लो,
5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, sp3 संकरण, चारों के चारों बॉन्ड बन रहे, कोई लोन पेयर नहीं है। 5 और 3 8, 3 बॉन्ड बन रहे तो एक लोन पेयर। सब जगह आप देखोगे कि sp3 संकरण है, sp3 संकरण है। इसमें भी 5 2 7 और 1 8 sp3 संकरण है। लेकिन नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉनों में से क्या हो गया 5 और 2 7, भाई 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, 2 ही बॉन्ड बने तो 2 लोन पेयर हैं। अब बताओ लोन पेयर बनने के साथ साथ क्या होगा, थीटा में कमी आएगी। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बड़ा इजी है। थर्ड पॉइंट कहता है कि आप कहते हो ना कि प्रतिकर्षण बल लगते हैं लोन पेयर के द्वारा, बॉन्ड पेयर के द्वारा, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है उसकी बात कर रहा है अब, कि एक तो बॉन्ड है सिंगल और एक है डबल, तो ज्यादा प्रतिकर्षण किससे लगेगा, नो डाउट डबल बॉन्ड से लगेगा। तो तीसरा पॉइंट आप इतना सा लिख सकते हो कि द्विबंध के द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण एकल बंध के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण से ज्यादा होता है। नो डाउट होना है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और यहां 2 है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज भी अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जैसे P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ऐसा है। सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन देखा गया है कि इस डबल बॉन्ड के द्वारा जो प्रतिकर्षण लगेगा ये ज्यादा लगेगा और ये लगेगा ये कम लगेगा। इसलिए अगर मैं इसको θ1 और इसको θ2 मानूं तो θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा होगी, ये देखने को मिलेगा आपको। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स उतने ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा काम के हो, ज्यादा यूजफुल हो, लेकिन आगे बंद कोणों के क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। इसका VSEPR थ्योरी का अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्या है चौथा पॉइंट देखिए, लिख लीजिए। यदि केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक लोन पेयर हो, क्या बोल रहा हूं, यदि केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक लोन पेयर हो तो बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल थीटा, बंद कोण केंद्रीय यानी सेंट्रल व सीमांत यानी टर्मिनल परमाणु की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रभावित होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन ले। हालांकि इसके लिए शर्त बता दी है मैंने, शुरू में ही अंडरलाइन कर देना चाहिए से, क्या कि ये बात लगेगी कब, जब केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक लोन पेयर हो तब लगेगी। तब इसका जो बंद कोण है, बॉन्ड एंगल है, वो चाहे केंद्रीय परमाणु हो यानी सेंट्रल एटम हो, चाहे सीमांत परमाणु हो यानी टर्मिनल एटम हो बाहर वाला, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं से प्रभावित होगा। अब वो होगा किस तरह से ये अपन देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन चीजों का फर्क पड़ेगा भैया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा बंद कोण है, मान लीजिए ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये कैसे बना रहता है, ये दोनों के बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, बंधी युग्म प्रतिकर्षण, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, वो इसको बनाए रखता है। ध्यान रखना, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा, देखो थीटा ज्यादा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो गया तो ये पास आने लग गए तो थीटा कम हो गया, सीधा सीधा इससे रिलेशन है इसका। ठीक है ना, तो ये बात मैं अप्लाई करूंगा। अब दोनों केस लूंगा, एक बार सेंट्रल एटम बदल के देखूंगा, एक बार टर्मिनल एटम बदल के देखूंगा, और उससे क्या फर्क पड़ेगा ये अपन चेक करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। सबसे पहले अपन अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन इफेक्ट देखने जा रहे हैं। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट बेटा जी ऐसा ले रहा हूं कि जब टर्मिनल एटम है, बाहर वाला एटम है, वो तो कांस्टेंट है, सुनते जाइएगा, और सेंट्रल एटम ये चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, सेंट्रल एटम को बदल रहा हूं। अब इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है ये समझना हो
तो एक काम करता हूं, सेंट्रल एटम के तौर पर मैं मान लेता हूं ये ए है। सेंट्रल एटम कौन है? ए। और टर्मिनल एटम मैं मान लेता हूं बी है। ये फिक्स कर लो कि बीच वाला एटम ए है और बाहर वाले एटम को बी मान रहा हूं। तो देखिए ए बी, ठीक है ना, ये आ गई बात। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन ये लगेगी कब बात, ये भूल मत जाना। कम से कम एक लोन पेयर यहां पे हो तब ये बात लगेगी, तो मैं लोन पेयर पहले ही दिखा देता हूं, ठीक है ना। और ये जो थीटा है बेटा जी, ये थीटा हो गया दोनों के बीच का। अब एक कंडीशन देखना आप, मान लो शुरू में, अभी आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या कहा, मैं किसको बदल रहा हूं, मैं सेंट्रल एटम को बदल रहा हूं। तो सेंट्रल एटम अगर बदल दूं, अच्छा सेंट्रल एटम बदलते टाइम पे एक कंडीशन डाल देता हूं कि साथ में यहां हो क्या रहा है, यह भी बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रही है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अरे जो बीच वाला एलिमेंट है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। मान लो पहले कोई एक एलिमेंट था, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट आ गया, ये है बढ़ने का मतलब। अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा कि सेंट्रल एटम बदल रहा है और ऐसे बदल रहा है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है साहब, बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो इसके फर्क को समझने के लिए एक थोड़ा सा देखिए। मान लो पहले दोनों के बीच में बॉन्ड था, बेटा जी बॉन्ड एंगल है, यही इस थीटा को बनाए रखता है। तो मान लो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे ये बिल्कुल बीच में थे, बिल्कुल बीच में थे, देखते रहियो, ठीक है। ये मेरा समझाने का तरीका है भाई, इससे दिमाग में बात बैठ जाएगी। अब शुरू में दोनों के बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखें तो इनके बीच की डिस्टेंस थी वो इतनी थी। अरे दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस शुरू में क्या थी, ये थी। अब आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रही है, और सेंट्रल एटम का मतलब है एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, मान लो बढ़ गई। अब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे या थोड़े से एक की तरफ खिसकेंगे, बोलो जल्दी से। तुम कहोगे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो थोड़े थोड़े बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी तरफ खिसक गए, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा जी यहां खिसक गए, अब यहां आ गए, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब खिसक के यहां आ गए। तो मेरा तो तुमसे ये सवाल है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस उतनी रही या थोड़ी कम हो गई, तो मैं तो कहूंगा भैया कम हो गई, क्योंकि सेंट्रल एटम की तरफ ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो ये कम हो गई, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, कम हो गई तो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा, मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से देखना। अब इससे ये फर्क पड़ा कि जो बॉन्ड पेयर के बीच की, क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो हो गई कम, और कहते हैं कि डिस्टेंस अगर कम हो गई तो बेटा जी आप बताओ इससे इनके बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो थीटा है वो भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये थीटा भी बढ़ जाएगा। अब अगर ये थीटा बढ़ जाएगा तो आप बताइए कि इस थीटा में और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन निकला। तो तुम कहोगे सर जो कंक्लूजन निकला वो ये निकल गया कि जो बॉन्ड एंगल थीटा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, समझ गए। सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सेंट्रल एटम के नहीं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। जैसे जैसे सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा बढ़ जाएगा, जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी थीटा भी कम हो जाएगा। अब बताओ ये क्लियर है ना। मेरे को तो ये कंक्लूजन निकालना था, वो निकल गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पर भी आ जाओ, फिर एग्जांपल्स करेंगे एक साथ।
बेटा जी दूसरी कंडीशन में जस्ट उल्टी ले लेता हूं, क्या कि टर्मिनल एटम की बजाय मान लो सेंट्रल एटम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या कर दिया मैंने इस बार, कांस्टेंट कर दिया, बदल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये बात तो हट गई। ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल एटम है, बाहर वाला एटम है, वो चेंज कर रहा हूं। ठीक है कौन टर्मिनल एटम, बी मान रहा हूं। और बेटा अब इस बार ये चेंज होने का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसा मान लो। बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्मिनल एटम था, अब ज्यादा वाला टर्मिनल एटम है। कि पहले मान लीजिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था टर्मिनल एटम, अब फ्लोरीन आ गया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आ गया। अब क्या फर्क पड़ेगा ये समझ लेते हैं, जरा सामने देखिएगा, इन कंडीशंस को दोबारा देखिए। अब इसी अरेंजमेंट को समझते हैं अपन कि क्या फर्क पड़ना है। साहब ए और बी, इस बार बेटा जी क्या देखा आपने, ए और बी ये बॉन्ड था, मान लिया कि दोनों के बीच में बॉन्ड है, वो बिल्कुल बीच में था। ठीक है ना, बीच में था, पढ़ा है दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। लेकिन तुमने क्या किया, टर्मिनल एटम बदल दिया और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी। बेटा जी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत किसकी तरफ खिसकेंगे, नो डाउट बी की तरफ खिसकेंगे, यस और नो, बी की तरफ खिसकेंगे। तो बी की तरफ खिसकेंगे तो देखो अब इनको यहां पे खिसका दिया मैंने, तो यहां पे खिसका दिया मैंने तो बी की तरफ। अब बताइए कि इन बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस पहले जितनी दिख रही है या ज्यादा, क्योंकि टर्मिनल एटम ऐसे जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आगे खिसकने पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। देखो पहले कम डिस्टेंस थी, अब ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस तो क्या हो गई, बढ़ गई। और डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन क्या हुआ, कम हो गया। अरे रिपल्सन ही कम हो गया तो थीटा कम हो जाएगा, मैंने कहा। तो अब बताइए कि इस थीटा का टर्मिनल यानी बाहर वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में उल्टा रिलेशन नहीं है क्या। देखो थीटा कम हुआ है कब, जब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है, तो दोनों उल्टे हो गए ना। देखिए तो मैं कह सकता हूं थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल यानी बाहर वाले एटम के। ये बेटा जी कंक्लूजन निकल गया। तो दोनों चीजों का कंक्लूजन क्या आया कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यह बात कब लगेगी, जब सेंट्रल एटम पर क्या हो, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने, NH3 PS3 ASH3 SbH3 H2O H2S H2SC H2TE OH2 OF2। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बेटा। अब आपको गौर करके थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि यहां पे क्या हो रहा है। तो आप बताइए सेंट्रल एटम बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है ना। और सेंट्रल एटम न्यूज़पेपर आज सब ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो थीटा भी क्या होगा, कम होगा। ओ सल्मा ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, किसकी कम हो रही है, सेंट्रल एटम की कम हो रही है। सेंट्रल एटम की कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। आपको डेटा और बता देता हूं, ये 106.5 डिग्री के आसपास होता है, ये 92 डिग्री के आसपास होता है, ये 90 डिग्री अप्रोक्स होता है, ये भी 90 डिग्री अप्रोक्स ही हो जाता है, 91 अप्रोक्स मान लो चाहे से, ठीक है ना। सेम ऐसा ही बेटा जी ये 104.5 डिग्री होता है, ये अप्रोक्स 92 डिग्री होता है, ये सब अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स 91 डिग्री और ये अप्रोक्स 90 डिग्री। हालांकि लास्ट वालों को आप 90 अप्रोक्स ही बोल दो चाहे से। तो थीटा वाकई में कम हो रहा है।
हालांकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन और निकालूंगा मैं अभी कि यार यहां से यहां इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है, इस पर बात अलग से करूंगा। और एक ड्रेगोज रूल देखेंगे कि यहां से यहां इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है और इन सब के एंगल 90 के आसपास क्यों आ रहे हैं। ये एक नया क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि ये बात की बात है। यहां देखिए, अब सेंट्रल एटम सेम है लेकिन टर्मिनल एटम हाइड्रोजन की बजाय फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन आ गया यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। अब बताओ, टर्मिनल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो थीटा कम हो जाएगा। ये लो, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ डेटा बेस्ड बातें, या फिर मैं कह दूं कि एग्जांपल्स अपन ने देख लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इफेक्ट के बारे में, कि थीटा पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फर्क पड़ता है, ये अपन ने देखा। और इसी के साथ ये VAC-PR थ्योरी की बातें भी हुई। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं बेटा जी। आप थोड़ा सा एक ऑर्डर बताना, किसका, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, यानी थीटा का ऑर्डर बताना है। ठीक है, BF3, BCl3, BBr3, BI3, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तो कई बच्चे कहेंगे कि सर सेंट्रल एटम तो सेम है, ठीक है, टर्मिनल एटम बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, टर्मिनल एटम बदल रहा है। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अब बताओ, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो थीटा बढ़ता है ना। तो बहुत से बच्चे ऐसे बता देंगे बढ़ता हुआ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये मैंने चौथा पॉइंट स्टार्ट किया था, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट किया था तो क्या बोला था कि सेंट्रल एटम पर कम से कम एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो तब पार पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट लगेगा। यहां बोरोन पर कोई लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है बोरोन पर, लोन पेयर क्या है, जीरो, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ही नहीं लगेगा। और ये सभी में बॉन्ड एंगल अपन क्या बताते हैं, सेम बता देते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा जी। इसी से VAC-PR थ्योरी से ही कनेक्टेड एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, और वो है ड्रेगोज रूल। ठीक है, ड्रेगोज रूल, ड्रेगो का नियम क्या कहता है। ड्रेगो का नियम थोड़ा सा समझिए बेटा, लिख लीजिए। जब तीसरे आवर्त या इसके बाद के आवर्त का कोई तत्व किसी ऐसे तत्व से जुड़ा हो जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 से कम हो, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय परमाणु में कोई परिणामी संकरण नहीं माना जाता, अर्थात लगभग शुद्ध कक्षक ही बंध निर्माण करते हैं। अब सिस्टमेटिक सुन लो बेटा जी, कि मान लीजिए कि केंद्रीय परमाणु, अच्छा केंद्रीय परमाणु कौन हो, या तो तीसरे आवर्त का, केंद्रीय परमाणु कौन सा हो, या तो तीसरे आवर्त का हो या इससे भी नीचे के आवर्तों का हो, यानी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें का हो, एक बात। और वो कैसे तत्व से जुड़ा हो, जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 से भी क्या हो, कम हो। तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर क्या करते हैं कि केंद्रीय परमाणु में पहले संकरण होता है, संकरण के बाद में संकरित कक्षक बनते और वो बंध बनाते। लेकिन कहता है कि नहीं, ऐसी स्थिति में फिर इसके अंदर कोई परिणामी संकरण नहीं होगा, और जैसे कक्षक हैं शुद्ध रूप से लगभग वैसे के वैसे ही बंध बना लेंगे। ये लो साहब ड्रेगो का नहीं। अब इस चीज को समझना हो तो यही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, कौन सा, ये आपके सामने देखिए जरा, ये आप देख रहे हो कि अमोनिया के बाद में, बेटा जी अमोनिया के बाद में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके बारे में, अमोनिया के बाद में आप देखो फास्फोरस कौन से आवर्त का है जी, तीसरे आवर्त का है, ये चौथे आवर्त का है, ये पांचवें आवर्त का है। ठीक है ना, और नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का है, इसलिए ये बात नहीं लगेगी। इसी तरह से ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, नहीं लगेगी, लेकिन सल्फर तीसरे का है, सिलेनियम चौथे आवर्त का है,
टेलोरियम 5वें आवर्त का है, लग जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बेटा जी दूसरी शर्त बोलो कि जब ये कैसे तत्व से जुड़े हो जिसकी विद्युत ऋणता 2.5 से कम हो, 2.5 से कम हो, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? 2.1, 2.1, 2.1। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि इनमें कोई परिणामी संकरण नहीं होगा। और अगर परिणामी संकरण नहीं होगा तो याद करो, अमोनिया में मैं कहता था संकरण नहीं मानोगे तो थीटा लगभग 90 डिग्री, और वास्तव में मैं देखता हूं कि इनमें थीटा की वैल्यू लगभग 90 डिग्री आती है। आपको आंकड़े बताए थे अभी, तो लगभग 90 डिग्री आते हैं, जो इसको प्रूफ प्रदान करते हैं, इस बात को सबूत है ये कि यार 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल, तभी तो 106.5 से सीधा 90 के आसपास। ऐसा तभी हो सकता है कि यार वहां पे संकरण नहीं हुआ हो। तो ड्रेगो के नियम को पुष्टि प्रदान करते हैं, प्रूफ देते हैं ये चीज। इसी तरह से यहां पे आ जाओ कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 है, 2.1 है, तो इस शर्त का पालन हो रहा है, और शर्त का पालन हो रहा है तो इनमें भी परिणामी संकरण नहीं होगा, यानी लगभग शुद्ध कक्षक। और वास्तव में वो शुद्ध कक्षक भी कौन से हैं? यहां P होता है, याद करो, यहां पे था P1 P2 P3, और यहां पे P1 P2 P3 में से 2 P भाग ले रहे थे, तो शुद्ध P कक्षक संकरण में नहीं, बंध निर्माण में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है साहब इसके कि 90 के आसपास बॉन्ड एंगल बताता है कि इनमें परिणामी संकरण न होके लगभग शुद्ध P कक्षक बंध निर्माण कर रहे हैं। तो ये ड्रेगो का नियम है। ओके, ठीक है।